हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्वेश्चन हमारे पास है ये क्वेश्चन हमको भेजा है गाज़ियाबाद से चिराग ने। क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं और इन तीनों पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए हमको 2-3 कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि इसमें 2 अलग अलग चैप्टर्स के क्वेश्चंस को मर्ज किया गया है। क्वेश्चन को लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी के बेसिस पे आप कह सकते हो कि ये जेईई एडवांस के लेवल का क्वेश्चन है। जेईई एडवांस में इस तरह क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको कुछ और 2-3 कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं आपको बीच बीच में बताते जाऊंगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, इसलिए पढ़ने में और समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं पहले क्या है। तो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसमें पहले ये कहा गया है, क्वेश्चन की शुरुआत में ये कहा गया है, ए मोनोक्रोमेटिक पॉइंट सोर्स रेडिएटिंग वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम विद पावर 2 वाट। तो एक मोनोक्रोमेटिक पॉइंट सोर्स है। मोनोक्रोमेटिक यानी कि एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट उससे या सिंगल वेवलेंथ का रेडिएशन उससे बाहर निकल रहा है, जिसकी वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम है और सोर्स की पावर गिवन है। सोर्स की पावर कितनी है? 2 वाट के बराबर। पॉइंट सोर्स लेना है आपको। एन अपर्चर ए ऑफ डायमीटर 0.1 मीटर एंड ए लार्ज स्क्रीन SC आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर में अभी डिस्प्ले करूंगा। तो इसमें एक अपर्चर है जो कि सोर्स से कुछ डिस्टेंस पर रखा हुआ है और डायमीटर अपर्चर का है 0.1 मीटर। ठीक है, अपर्चर यानी कि जहां से रेडिएशन पास हो सकता है। ठीक है, जैसे लेंस का अपर्चर होता है उसी तरह से आप मान सकते हो कि एक बहुत बड़ी कोई वॉल है और उसमें से एक होल बना दिया है और उस होल का डायमीटर कितना है? 0.1 मीटर है। तो उससे रेडिएशन पास हो सकता है। सो दैट इज द अपर्चर। और अपर्चर के आगे एक लार्ज स्क्रीन है जहां पर कि ये रेडिएशन जाकर गिरेंगे। ए फोटो इमिसिव डिटेक्टर डी ऑफ सरफेस एरिया 0.5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। अपर्चर के आगे जो स्क्रीन है उस स्क्रीन पर एक डिटेक्टर रखा हुआ है। डिटेक्टर क्या काम करेगा? डिटेक्टर जो होगा वो इन रेडिएशंस को एब्सॉर्ब करेगा, उसे डिटेक्ट करेगा और उससे ये पता चलेगा कि रेडिएशन उस पर गिर रहे हैं, डिटेक्ट करेगा। द एफिशिएंसी ऑफ डिटेक्टर ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेशन पर इंसिडेंट फोटोन इज 0.9। ये इंटरेस्टिंग चीज है। अब क्वेश्चन को जोड़ दिया है किससे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, यहां पर उसको कंबाइन किया है। एफिशिएंसी ऑफ डिटेक्टर फॉर द फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेशन इज 0.9। इसका मतलब ये है कि अगर 100 फोटोन उसके ऊपर गिरते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे? उसमें से 90 इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, यानी कि 90% इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, उससे बाहर निकलते हैं। ठीक है, आ जाते हैं आगे। पार्ट ए क्वेश्चन का कहता है, कैलकुलेट द फोटोन फ्लक्स एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन एंड फोटो करंट इन द डिटेक्टर। कैलकुलेट फोटोन फ्लक्स एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। फोटोन फ्लक्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स जो स्क्रीन को हिट कर रहे हैं पर सेकंड, या उनका बताना है, नंबर बताना है कि कितना नंबर है। ठीक है, फोटो करंट इन द डिटेक्टर। अब जब ये फोटोन गिरेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा डिटेक्टर से, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं उसके करस्पॉन्डिंग कितना करंट फ्लो हो रहा है वो करंट हमको बताना है। दिस इज द पार्ट ए। पार्ट बी है, इफ द कनकेव लेंस L ऑफ फोकल लेंथ 0.6 मीटर इज इंसर्टेड इन द अपर्चर एज शोन। अब क्वेश्चन थोड़ा ढंग का हो गया। पार्ट बी में जो पॉइंट सोर्स है, ये पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स के आगे जो अपर्चर था उस अपर्चर में एक लेंस को फिट कर दिया है। अपर्चर में लेंस को फिट कर दिया, यानी लेंस का अपर्चर और जो ऑलरेडी पहले अपर्चर था उन दोनों का साइज कैसा है? सेम है। तो लेंस उसमें पूरी तरह से फिट हो गया। ठीक है, और कौन सा लेंस है? ये डाइवर्जिंग लेंस है। इफ द कनकेव लेंस L ऑफ फोकल लेंथ 0.6 मीटर, तो फोकल लेंथ इसकी गिवन है 0.6 मीटर, inserted in the aperture as shown, find the new value of photon flux and photo current, assume a uniform average transmission of 80% from the lens। इसका मतलब ये है कि सोर्स से नंबर ऑफ फोटॉन्स जो अपर्चर पर पार्ट ए में पहुंच रहे थे, नंबर ऑफ फोटॉन्स अब भी उतना ही पहुंचेंगे, लेकिन अब लेंस से निकलेंगे कितने? लेंस से अब 80% बाहर आएंगे, क्योंकि इसमें गिवन है कि ट्रांसमिशन कितना होता है? एवरेज ट्रांसमिशन है 80%। तो 80% उसमें से बाहर निकलेंगे। अब जब 80% बाहर निकलेंगे तो सेम डिटेक्टर के पर कितने फोटॉन्स पहुंचेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग फोटो करंट कितना होगा, ये हमको निकालना है। फाइंड द न्यू वैल्यू ऑफ फोटोन फ्लक्स। फोटोन फ्लक्स एंड फोटो करंट, एज्यूम ए यूनिफॉर्म एवरेज ट्रांसमिशन। ठीक है, ये तो हो गया। पार्ट सी पर आते हैं। इफ द वर्क फंक्शन ऑफ फोटो इमिसिव सरफेस इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
तो डिटेक्टर का जो फोटो इमिसिव सरफेस है, अगर उसका वर्क फंक्शन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो हमको बताना है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा। तो ये इसके तीनों पार्ट हुए क्वेश्चन के, ठीक है। तो हम 1 बाई 1 A B C तीनों पार्ट्स हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम पार्ट ए पर। लेकिन पार्ट ए को सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये रिमाइंड कराना चाहूँगा कि जब भी कोई फोटोन दिया होता है क्वेश्चन में और उस फोटोन की वेवलेंथ दी है, तो उस फोटोन के करस्पॉन्डिंग हमको एनर्जी कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। वो एनर्जी हमको दो तरह से दो यूनिट में कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। कहीं पर हो सकता है एनर्जी हमें फोटोन की जूल में निकालनी हो, और कहीं पर हो सकता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी हो। तो उसके लिए हमको पता होना चाहिए कि एनर्जी का जो फॉर्मूला है H, फोटोन की जो एनर्जी हम लिखेंगे डायरेक्ट, वो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं जनरली Hc/λ। तो अगर जूल में निकालना है तो H और C का जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, और अगर हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो H और C का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इसको हम ज़रा देख लेते हैं। इसके बाद फिर सोल्यूशन पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा फास्ट बढ़ूंगा, अब जल्दी सॉल्व करूंगा इसको। सो रिमेंबर वैल्यू ऑफ Sc इन SI यूनिट इज़ 1.986। इसको आप याद रखेंगे कि Hc जो है प्रोडक्ट H और C का प्लैंक कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट का जो प्रोडक्ट है, इसकी वैल्यू SI यूनिट में कितनी लेनी है, 1.986 इंटू 10⁻⁻25, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम में रखनी है तो कितनी आएगी वो, तब हमको लेना है Hc का जो प्रोडक्ट होता है वो आता है 1.239 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 10⁻⁻6 मीटर, और अगर मैं इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर दूं तो Hc की वैल्यू हो जाती है 12390 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, जिसको हम कॉमन कैलकुलेशन में, ये सभी स्टूडेंट्स जो भी सिंसियरली प्रिपरेशन कर रहे होंगे उन्होंने देखा होगा कि उसको हम नॉर्मली अप्रोक्सीमेट करके कितना लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं 12400, ठीक है। तो याद रखना कि Hc का जो प्रोडक्ट है अगर SI यूनिट में लेना है तो SI यूनिट में होगा 1.986 इंटू 10⁻⁻25 जूल मीटर, और अगर हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एंगस्ट्रॉम में रखना है तो उसको हम लिखेंगे 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। तो हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में फोटोन की जो एनर्जी है वो कितनी है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन Sc/λ इक्वल टू 1.986 इंटू 10⁻⁻25 अपॉन 6000 इंटू 10⁻⁻10, यानी कि ये एनर्जी मैंने किस में निकाल रहा हूँ, मैं एनर्जी किस में, देखो मैंने ये जो वैल्यू है ये वैल्यू यूज़ की है यहाँ पर, तो ये SI यूनिट वाली वैल्यू है, और लैम्डा की वैल्यू मैंने किस में रखी है, लैम्डा की वैल्यू को मैंने रखा है मीटर में। 6000 एंगस्ट्रॉम था, मीटर में कन्वर्ट किया 6000 इंटू 10⁻⁻10। तो ये एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी आती है कैलकुलेट होके, ये आती है 0.331 10⁻18 या 3.31 इंटू 10⁻19 जूल के बराबर। तो जो फोटोन क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो सोर्स से निकलता है, उस एक सिंगल फोटोन की एनर्जी है 3.31 इंटू 10⁻19 जूल के बराबर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें जो सोर्स है वो सोर्स S, उसके सामने एक एपर्चर है। सोर्स की एपर्चर से डिस्टेंस कितनी है, 0.6 मीटर है, और एपर्चर की स्क्रीन से डिस्टेंस कितनी है, ये है स्क्रीन SC से जिसको रिप्रेजेंट किया है, तो स्क्रीन से डिस्टेंस है 5.4 मीटर। तो इंटेंसिटी की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि आपको याद होगा कि अगर एक कोई सोर्स है और उसकी पावर है P, ठीक है, तो सोर्स की पावर अगर P है, x डिस्टेंस पर मुझे इंटेंसिटी निकालना है, तो हम क्या करते हैं, ये पॉइंट सोर्स के लिए करते हैं, ऐसा लाइन सोर्स के लिए नहीं करते हैं। तो पॉइंट सोर्स के से x डिस्टेंस पर इंटेंसिटी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम x रेडियस का एक स्फीयर बनाते हैं, और उस स्फीयर का सेंटर कहाँ पर होता है, सोर्स पर, और वो स्फीयर हमने बना लिया इस तरह से, ये स्फीयर बनाया। अब जितनी भी एनर्जी इससे रेडिएट हो रही है वो सारी की सारी एनर्जी, टोटल एनर्जी इस स्फीयर के सरफेस एरिया से बाहर निकलती है। तो x डिस्टेंस पर जो टोटल एनर्जी बाहर निकलेगी उस पर सेकंड, उसको मैं लिख लेता हूँ P/4πx²। अब P तो पावर है, पावर यानी कि जूल पर सेकंड, और एरिया से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा एरिया की यूनिट पर मीटर स्क्वायर। तो ये इंटेंसिटी आ गई x डिस्टेंस पर।
याद रखना, ये इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस ऑफ x होगी P/4πx² जूल पर सेकंड मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस इंटेंसिटी के फॉर्मूले की जरूरत इस क्वेश्चन के कैलकुलेशन में, सोल्यूशन में मेरे को बार बार पढ़ने वाली है। फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ। चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने क्या काम किया, सोर्स S से, ये सोर्स S से या सोर्स S को सेंटर लेके 0.6 मीटर की रेडियस का एक स्फीयर बनाया और मैं यहाँ पर इंटेंसिटी निकालता हूँ एपर्चर पर। तो एपर्चर पर इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, एपर्चर पर इंटेंसिटी होगी P/4π इंटू कैपिटल R²। ठीक है, ये इंटेंसिटी है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो है ये इंटेंसिटी होगी इसकी, ये इंटेंसिटी है। ठीक है, P/4π R² कैपिटल R जिसमें है, कैपिटल R क्या लिया है हमने, ये डिस्टेंस कैपिटल R के बराबर है, जो एक इमेजिनरी स्फीयर हमने लिया हुआ है। तो P/4π R² इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब यूनिट एरिया से कितनी एनर्जी पास हो रही है। तो एपर्चर के एरिया से कितनी पास होगी, एपर्चर के एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एपर्चर का एरिया कितना है, पाई इंटू स्मॉल r²। ठीक है, अब मैं बाकी वैल्यूज इसमें रख देता हूँ और फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो P/4π R² इंटू पाई R² से क्या निकलेगा, इससे निकलेगा कि एनर्जी रिसीव्ड बाय द एपर्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनर्जी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम फटाफट। तो सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1/44 जूल पर सेकेंड। तो एपर्चर पर सेकेंड जो एनर्जी पहुंच रही है वो एनर्जी है 1/2 इंटू 1/44 जूल पर सेकेंड के बराबर। ये वैल्यूज़ मैंने इसमें रख दी हैं, उसको आप चेक कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स पासिंग थ्रू अपर्चर। तो अपर्चर से फोटोन कितने पास होंगे, तो एक फोटोन की एनर्जी है 3.31 इंटू 10⁻⁻19। ये एक फोटोन की एनर्जी है। टोटल नंबर ऑफ फोटोन कितने हैं, n1। इन सारे फोटॉन्स यानी कि n1 इंटू 3.31 इंटू 10⁻⁻19 की एनर्जी मिलके कितनी हो जाती है, 1/2 इंटू 144 के बराबर। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो इससे n1 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो उसको सिंप्लीफाई करने पर n1 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट लिया जाती है 1.05 इंटू 10⁻16। n1 क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पासिंग थ्रू द एपर्चर। इतने फोटॉन्स एपर्चर से बाहर निकलेंगे। ठीक है, ये एपर्चर से बाहर निकलने वाले हैं, यहाँ से एपर्चर से बाहर निकलेंगे। अब जब ये एपर्चर से बाहर निकलेंगे तो हम मान लेंगे कि एपर्चर एक नया सोर्स ऑफ एनर्जी है। हालांकि क्वेश्चन में दिया जाना चाहिए था, फिर भी हमको ये मानना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कि एपर्चर को हम एक नया पॉइंट सोर्स मानेंगे। ठीक है, और फिर कैलकुलेट करेंगे कि स्क्रीन पर कितने फोटॉन्स पहुंचते हैं, कितनी एनर्जी पहुंचती है। उसके लिए फिर हमें इंटेंसिटी के फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। और इस बार इंटेंसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस बार इंटेंसिटी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि एपर्चर को एक पॉइंट सोर्स लूँगा और ये देखो एक स्फीयर बनाऊंगा जिसकी रेडियस होगी 5.4 मीटर, इस तरह का। ठीक है, तो पावर अपॉन यानी कि नई पावर P' ले लेता हूँ, P'/4π 5.4 का होल स्क्वायर, ये तो हुई इंटेंसिटी। और अगर स्क्रीन पर कोई पर्टिकुलर एरिया है, उस एरिया पर कितनी एनर्जी रिसीव हुई तो उस वाली एरिया से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो सपोज डिटेक्टर का एरिया मैं यहाँ पर रख देता हूँ, सरफेस एरिया, ये हो गया एरिया ऑफ डिटेक्टर। ठीक है, तो इससे क्या पता चल जाएगा कि डिटेक्टर ने कितनी एनर्जी रिसीव की। जो ये वाला हिस्सा है ये क्या बताता है, ये बताएगा कि स्क्रीन पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी पहुंच रही है स्क्रीन पर। और जब मैंने AD से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो हो गया कि डिटेक्टर ने कितनी रिसीव की, P'/4π इंटू 5.4 का होल स्क्वायर। इससे क्या पता चलेगा, एनर्जी रीचिंग एट द स्क्रीन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये यूनिट एरिया है, ये वाला यूनिट एरिया पर पहुंचने वाली है। हमने अगर डिटेक्टर के एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिटेक्टर ने कितनी एनर्जी रिसीव की ये निकलेगा। ठीक है, तो चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको हटा देते हैं। नाउ एपर्चर बिकम्स न्यू सोर्स ऑफ एंड फोटॉन्स
कमिंग आउट ऑफ एपर्चर स्टार्ट्स स्प्रेडिंग, ठीक है, वो स्प्रेड होने लगते हैं। तो अब मैं लिख रहा हूँ नंबर n2 इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स रीचिंग एट द डिटेक्टर। ध्यान दो यहाँ पर मैं ना नंबर ऑफ फोटॉन्स डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो कितना आएगा ये, वन 1.05 इंटू 10⁻16। ये क्या चीज़ था, ये n1 है, ये टोटल एपर्चर पर पहुंचने वाले फोटॉन्स का नंबर है। फिर हमने 4 पाई इंटू 5.4 का स्क्वायर इससे डिवाइड किया, तो हमने निकाला कि स्क्रीन पर यूनिट एरिया पर कितने फोटॉन्स पहुंच रहे हैं। स्क्रीन पर यूनिट एरिया पर पहुंचने वाले फोटॉन्स का नंबर है ये। फिर मल्टीप्लाई किया हमने 0.5 इंटू 10⁻⁻4 से, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या कैलकुलेट हो गया कि डिटेक्टर के पास जो फोटॉन्स पहुंच रहे हैं उनका नंबर क्या है। अब डिटेक्टर के पास पहुंचने वाले फोटॉन्स का नंबर आ गया, लेकिन डिटेक्टर के पास जितने फोटॉन्स पहुंचते हैं उनमें से 90% को काम आते हैं इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाने में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे ये चेक करना होगा हमको। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इक्वल टू n3 इक्वल टू 0.9 इंटू 1.43 10⁻9। सिंप्लीफाई करने पर यह आ जाता है 1.287। ये वो नंबर है जो कि डिटेक्टर ने इलेक्ट्रॉन्स को एमिट किया, उसका नंबर है। तो इसके करस्पॉन्डिंग फोटो करंट कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19। तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से इस नंबर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये फोटो करंट आ जाएगा। इसको सॉल्व कर दें तो ये आता है 2.06 इंटू 10⁻10 एम्पियर के बराबर। एंड दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज द बेस्ट अमंगस्ट 3। तो जो 3 पार्ट्स हैं उसमें सेकंड बेस्ट है, क्योंकि अब इसमें एक लेंस रखा है, ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व होगा। तो अपर्चर में अब एक डाइवर्जिंग लेंस फिट कर दिया। तो डाइवर्जिंग लेंस को फिट करने से चेंज क्या आएगा, क्या खास बात हो जाएगी, उससे होगा ये, देखो मैं समझाता हूँ। इसमें डायग्राम देखना यहाँ पर कि जो यहाँ से रेडिएशन आते हैं, यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स जो लेंस पर गिरेंगे उनका नंबर तो सेम है, इंसिडेंट फोटॉन्स का नंबर तो सेम है लेंस से, लेकिन जो फोटॉन्स पास होंगे अब वो 80% पास होंगे, 20% लेस हो जाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो डाइवर्जिंग लेंस हमने यहाँ पर रखा हुआ है, तो ये होती ओरिजिनल डायरेक्शन किसकी, रेडिएशन की। लेकिन जो लेंस है ये क्या करेगा, इनको ऐसे भेज देगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रोड्यूस करता हूँ रेस को, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ मिलेगा, यानी कि सोर्स एस की जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी, एस डैश पर। और एस डैश कितना है, और ये जो एस डैश है आप सॉल्व करोगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी 0.3 मीटर के बराबर। कैसे सॉल्व करना है आपको, लेंस फॉर्मूला लगा के 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। फोकल लेंथ गिवन है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी लोगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी ये 0.6 के बराबर, ठीक है। ये जो 0.6 है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। इसको आप रखेंगे तो v इक्वल टू आएगा, सॉल्व करने पर v इक्वल टू हो जाएगा -0.3 मीटर। तो जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कहाँ पर फॉर्म हो रही है, 0.3 मीटर पर, ठीक है। तो ये जो इमेज फॉर्म हुई है, दिस इमेज फॉर्म बाय द डाइवर्जिंग लेंस विल बी कंसिडर्ड एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ रेडिएशन। यानी कि अब हम पॉइंट सोर्स को कहाँ पर मानेंगे, एस डैश पर, या जो इमेज बनाई है डाइवर्जिंग लेंस ने उस इमेज पर, ठीक है। तो अब आगे अब हमको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ फोटॉन्स कमिंग आउट ऑफ द लेंस। ध्यान रखना लेंस पर इंसिडेंट होने वाले फोटोन का नंबर सेम है, लेकिन बाहर आने वाले का नंबर कैलकुलेट करना है। तो उसको मैं लिख लेता हूँ n4, तो 80% ऑफ n1। सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो सिंप्लीफाई करने पर ये n4 आता है 8.4 इंटू 10⁻15 के बराबर, ठीक। ये वो फोटॉन्स हैं जो कि लेंस से बाहर आए। अब ये बढ़ेंगे कहाँ, स्क्रीन की तरफ। जब ये फोटॉन्स स्क्रीन की तरफ जाएंगे
और उसमें भी डिटेक्टर यहाँ पर रखा हुआ है, ये डिटेक्टर है। तो कितने फोटॉन्स डिटेक्टर रिसीव करेगा उनका नंबर मुझे निकालना है। तो उसके लिए फिर वही तरीका, ये टोटल डिस्टेंस हम देख लेते हैं कितनी है यहाँ तक की। तो ये है 0.3 और ये था 5.4 था ये। तो टोटल डिस्टेंस आती है ये वाली, ये आती है 5.7 मीटर के बराबर, 5.7 मीटर। ठीक है, तो इसका हम यूज़ करेंगे। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स रिसीव्ड बाय स्क्रीन पर यूनिट एरिया इक्वल्स टू n4/4 पाई इंटू 5.7 का स्क्वायर, जो कि इंटेंसिटी की डेफिनेशन मैंने पहले बताया था, वही हम लगा रहे हैं। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया कितने हुए? 2.05 × 10⁻13। अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे डिटेक्टर के एरिया का, तो डिटेक्टर के एरिया ने कितने रिसीव किए होंगे उनका नंबर निकल आएगा। ठीक है, सो नंबर ऑफ फोटॉन्स रिसीव्ड बाय डिटेक्टर इक्वल टू n5 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁻4। ये 0.5 इंटू 10⁻⁻4 डिटेक्टर का एरिया है। ठीक है, चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो n6 की वैल्यू आती है 1.029 10⁹9। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है काफ़ी कैलकुलेशन है इसमें, लेकिन इस साल जो जेईई एडवांस का पेपर आया है उस पेपर को देखने के बाद सब लोगों को तैयार रहना चाहिए कि आईआईटी आजकल किसी भी तरह का कैलकुलेशन पूछ सकती है, कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड और कैसा भी आपको किसी भी तरह का अप्रॉक्सीमेशन करना पड़ सकता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए n6 1.029 इंटू 10⁹9 क्या चीज़ है ये आया नंबर ऑफ फोटॉन्स रिसीव्ड बाय द डिटेक्टर। अब डिटेक्टर ने ये फोटोन रिसीव किया है, लेकिन वो इनके करस्पॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा? वो एमिट करेगा 90%, तो इसका 90% निकालना पड़ेगा। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड n7, उसको हमने नाम दिया 1.029 10⁹9 इंटू 0.9 से मल्टीप्लाई किया, तो सिंप्लीफाई करने पर ये आता है 9.26 10⁸8। ये क्या आया? वो इलेक्ट्रॉन्स जो डिटेक्टर ने एमिट किए, बाहर निकाले। अब इनके करस्पॉन्डिंग कितना फोटो करंट होगा? तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस इतने नंबर ऑफ फोटोन बोल गया हम शायद में, इलेक्ट्रॉन्स के करस्पॉन्डिंग करंट कितना होगा? तो फोटो करंट आ जाएगा 9.26 10⁸8 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सॉल्व करने पर I डैश इक्वल टू 1.48 10⁻10 एम्पियर। दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। इसके करस्पॉन्डिंग फोटो करंट ये है। अब आते हैं पार्ट सी पर। पार्ट सी सिंपल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको निकालना है तो ये देखना होगा कि वर्क फंक्शन कितना है। वर्क फंक्शन क्वेश्चन में गिवन है, तो मैं सबसे पहले निकाल लेता हूँ एनर्जी ऑफ फोटोन। तो जो फोटोन डिटेक्टर पर इंसिडेंट होता है उस फोटोन की एनर्जी कितनी है? तो ध्यान दो, मैंने क्वेश्चन की बिगनिंग में ही कहा था कि आपको फोटोन की एनर्जी का कैलकुलेशन जूल में भी करना पड़ सकता है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी। दोनों का तरीका क्या है मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो अभी हमको निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसलिए मैंने इसको यूज़ किया 2.400 डिवाइडेड बाई 6000। तो जब वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दी होती है हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा वर्क फंक्शन दिया हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो जब इतनी एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट होगा 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो सकती है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल उसके करस्पॉन्डिंग हम निकाल देंगे 1.06 वोल्ट के बराबर। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट सी। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को इस तरह से हमने सॉल्व किया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम इतना ज़्यादा लगा क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर करके सॉल्व कर रहा हूँ। इवन इसमें जो कॉन्सेप्ट लगने स्टार्टिंग में मैंने वो कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन किए। अदरवाइज इतना टाइम नहीं लगेगा जितना कि मैंने इसको एक्सप्लेन करने में लगाया। ठीक, नंबर 1। दूसरा ये कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, जैसे कि ये क्वेश्चन भेजा था चिराग ने गाजियाबाद से, क्वेश्चन मुझको भेज रहे हैं, लेकिन उसमें कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें कोई सब्सटेंस नहीं होता। यानी कि सिंपल, जैसे कि इसका स्टेटमेंट बता दीजिए सर, न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है, ये सही स्टेटमेंट है कि नहीं। तो प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन मत भेजो, आप मुझे ऐसे क्वेश्चन भेजो जिसको कि सॉल्व करने के बाद जो दूसरे स्टूडेंट्स जब देखें तो उनको लगे कि उन्हें भी सीखने कुछ मिला है। तो क्वेश्चन का जो लेवल है वो नीट
या IIT JEE मेन या JEE एडवांस के लेवल का क्वेश्चन होना चाहिए। केवल सिंपल यस नो टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं प्लीज़ उनको मत सेंड करो, मैं वो वाले क्वेश्चन नहीं लूँगा। क्वेश्चन ढंग के लेना, या इवन आप ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन भेज सकते हो, ठीक है। या एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आए जो कि BSc और MSc के हैं, मुझे लगता है शायद किसी टीचर ने वो क्वेश्चन भेज दिए थे। तो ये जो चैनल है, स्पेसिफिकली ये चैनल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, नीट और IIT JEE की या ओलंपियाड की, NTSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग अपने क्वेश्चंस भेजें। थैंक यू वेरी मच।